हेल्थ है, हेल्थ के रिलेटेड हमने हमारे जो आज के गेस्ट है वो इंशाल्लाह अभी हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन भी कराएं। पर साथ में मैं जितने भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं दोस्त, तो उनके फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग जो भी कोई क्वेश्चन है या आउट ऑफ दैट जो रिलेटेड विद हमारे जो हेल्थ के रिलेटेड है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दे आर ओपन, तो कमेंट्स में हम उनके क्वेश्चंस भी लेंगे, उसका आंसर सेशन भी होगा। तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि हमारे साथ जो आज के गेस्ट जुड़ चुके हैं, दैट इज डॉक्टर मसरत शफी, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है और जिन्होंने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी है जो फिजियोथेरेपिस्ट है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी काम किया है और जो फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। तो विदाउट टेकिंग एनी मच मोर टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर मसरत साहब की वो अपना इंट्रोडक्शन दे जो हमारे व्यूअर्स है। सर प्लीज। Thank you so much, Dr. Hilal, for having me first. It's a great opportunity to be with you and a wonderful platform जहाँ पे हमारे youth जो हैं अलग अलग किस्म के प्रोफेशनल्स और अलग अलग किस्म के लोगों से मिलके उनकी बातें सुन के एक पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं और एक डायरेक्शन लेते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस एंडेवर। आप अपना थैंक यू टाइम सर। अपना सारा एनर्जी इसके लिए दे रहे हैं। So first थैंक of यू all, सो sir, मच। it is thanks to you and congratulations to this particular program and great going for you. थैंक यू सर। Myself, Dr. Masarat Shafi, physiotherapist, sir. I have completed my bachelor's in physiotherapy from Mangalore, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, and a master's in orthopedics from Allahabad Agriculture College. So I have done MPT, Masters in Orthopedics in Physiotherapy. Uh, I started my career as a physiotherapist from Kidney Hospital, जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट है, and still running from 2002 onwards वहाँ पे से. In the meantime, I also started multiple clinics at Ramzana Hospital. Then I had one more clinic at Habakadal, and I had one more opportunity to open a clinic at Pampur. And of lately, from 2015 2016, I have been working as a physiotherapist in the government sector with Directorate of Health Services. Currently, I only see a particular clinic, that is a kidney hospital, in my off time. And during the day, I am at the government service serving the people. दैट इज रियली नाइस सर। तो सबसे पहला जो मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से है, वेयर यू हेल फ्रॉम, और ये जो फिजियोथेरेपी है तो इसको एज अ करियर ऑप्ट करना ये कैसे हुआ? Sir, I'm basically I reside from Sonwar area. My schooling was from Burnhall, and I did my 12th from Bisco. It was something very peculiar. आपको जैसे पता है कि 12th के बाद हम लोग सब प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस की। तो माय फादर, मैंने भी वो सेम किया था, प्रिपरेशन की थी एंट्रेंस की। बट माय फादर एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स दे सेड इट देयर इज अ न्यू फील्ड एंड इट्स कॉल्ड फिजियोथेरेपी। आई एम टॉकिंग अबाउट 97 98। मुझे भी ओके। उसके बारे में, टू बी वेरी फ्रैंक, उस टाइम पे कुछ पता नहीं था। एंड ही टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर खुदा न खास्ता आपका एमबीबीएस या बीडीएस या किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाता तो आप बाय द वे आप एक एडमिशन करके रख दीजिए, और जब आप ये कर लेंगे फिर वापस एंट्रेंस दे दीजिए, और आपकी सीट निकल जाती है तो आप फिर वापस यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आई डिड इट। मैं चला गया। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 98। बट विद इन अ पीरियड ऑफ 15-20 days or 1 month, I literally fell in love with this profession. रीजन वॉज कि मैंने देखा कि अगर मैं एक बीडीएस डॉक्टर बनता हूं तो मैं सिर्फ दांत देख सकता हूं, और एमबीबीएस में हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। बट फिजियोथेरेपी आई सॉ दैट मैं एक ऑर्थो पेशेंट भी देख पा रहा हूँ, एक न्यूरो पेशेंट भी देख पा रहा हूँ, एक सर्जरी पोस्ट सर्जरी पेशेंट को भी देख पा रहा हूँ। तो आई फेल्ट कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। फॉर दिस रीजन व्हेन आई वेंट एंड स्टार्टेड माय स्टडीज, उसके बाद माय पेरेंट्स दे इवन आस्क्ड मी टू गो फॉर मल्टीपल बीडीएस और अदर प्लेसेस, तो मैं नहीं गया। और मैंने एंट्रेंस भी नहीं दिया जो मुझे आना था, जिसके लिए मैंने प्रिपेयर भी किया था, क्योंकि मैंने एक मन बना लिया कि ये एक जो प्रोफेशन है, इट इज गुड जी फॉर जी। मी एंड आई एम गुड फॉर इट। देयर इज नो अदर थिंग। आई स्टक विद इट। ओके। उस टाइम पे मुझे पूरा आइडिया नहीं था व्हेन आई वेंट, इट वाज जस्ट माय पेरेंट्स। बट वंस आई वेंट देयर, वंस आई सॉ द स्कोप, क्योंकि आजकल अगर आप सर देखें, जैसे आपके आपके माध्यम से हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं,
फिजियोथेरेपी काफी ग्रो कर चुका है। जी जी स्टार्ट में इसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था। 97 98 इन बिफोर दैट लोगों को आइडिया ही नहीं था। इवन जब हम पढ़ के आए हैं तो जब भी फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ पेशेंट को बोलते थे तो दे यूज्ड टू टेक इट एज थेरेपी, और डरते थे लोग फिजियोथेरेपी करने से, क्योंकि जब जी वर्ड जी। थेरेपी उनके दिमाग में आता है तो उनको वही होता था हाँ कि जो कैंसर पेशेंट उनको देते हैं। तो हाँ हमारे हाँ। पेशेंट जब आते थे ट्रीटमेंट के लिए तो वही बोलते थे अब हमारे बाल निकलेंगे, कमजोरी आएगी, वो सारी चीजें थी। देयर वाज नॉट अ मिसनोमा विद इट। तो कॉन्सेप्ट नहीं हम्म। था। तो उस टाइम पे कैरियर अपॉर्चुनिटी ये समझ के जानबूझ के मैं नहीं गया था। इट वाज जस्ट एज अ एडजंक्ट ये करके। बट वंस आई वेंट देयर, जब मैंने देखा कि इसका स्कोप क्या है, वंस आई अंडरस्टूड द फील्ड इन फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, आई सेड नथिंग डूइंग, दिस इज इट। ओके, दैट्स रियली नाइस सर। तो मैं अपने व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा या आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि अगर हम देखेंगे जहां तक जब हम अपना 10th पास करते हैं उसके बाद 10th पास करने के बाद हर किसी के पेरेंट्स जो है वो स्टक हो जाते हैं। आइदर यू गो फॉर मेडिकल और यू गो फॉर समथिंग प्रोफेशनल डिग्री, तो ऐसे होता है। बट हमारा जो माइंड है, जो पेरेंट्स है, उनका माइंड सेटअप जो है वो खाली एक चीज पे वो स्टक हुआ है। लाइक आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बना, ये दो चीजें। लेकिन अगर हम देखेंगे जब जब से जो हमारे कश्मीर के यूथ है, जब उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स लिए, तो उन डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने ऐसा नाम किया है कि वो हमारे लिए रोल मॉडल्स हो गए, हमारे यूथ के लिए। जैसे अगर हम देखेंगे जब शाह फैसल ने आईएएस टॉप किया, तो वो एक रोल मॉडल हो गए। फिर अचानक आपने देखा एक अलग सी वेव उसकी ओर चली गई। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स है या फुटबॉल प्लेयर्स है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हमने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, तो यूथ जो है उनको फॉलो करने लगे। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे हमारी यही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फील्ड है, जो एजुकेशन सेक्टर है, ये बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। तो इसी तरह जो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक अलग अलग तो है नहीं, बट ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि व्हाट एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी इज। तो सबसे पहले मैं आपसे सर ये शॉर्ट में जानना चाहूंगा व्हाट एक्चुअली फिजियोथेरेपी इज, क्योंकि बहुत सारे मे बी दे माइट बी हैविंग सम बिल्कुल, कंफ्यूजन मैं इवन रिगार्डिंग। आपका इसका फिजियोथेरेपी का बैकग्राउंड भी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके माध्यम से कुछ बातें अपने जो हमारे इस टाइम पे व्यूवर्स उनको बताना चाहता हूँ। सर, आई वेंट टू माय कॉलेज इन मैंगलोर, साउथ इंडिया में। बहुत डिफिकल्ट था, आपको पता है खाना वाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी और जी जी। हमारे क्लास में फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वी हैड स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली मैं ये चीज अपने जो हमारे जे के हमारे यूथ है या पेरेंट्स है, जो भी वो है इस टाइम पे जो देख रहे हैं, उनको मैं ये एक बात पहले बोलना चाहूंगा। इन नो रिस्पेक्ट, इन नो रिस्पेक्ट व्हाटसोएवर, एवर थिंक कि हमारे जो हमारे बच्चे हैं वो एट इंडिया लेवल, पैन इंडिया लेवल किसी से भी कम है। क्योंकि आपने शाह फैसल सर की बात की है, उनकी आपने बात उठाई है। जब मैं पढ़ने गया तो मुझे ऐसा लगा कि, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगा कि जो बाकी पूरे इंडिया से लोग आए हैं, आई वॉज इन अ बेटर पोजिशन टू टेक अप दिस प्रोफेशन। और मैंने ये देखा कि जो भी हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं वो हमेशा, टू बी वेरी फ्रैंक, एक्सेल करते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। हम्म। अगर एक्सेल नहीं करते हैं तो कहीं भी नीचे भी नहीं रहते हैं। तो ये पहले कॉन्सेप्ट कि आप जे से हैं, आपका ये टर्मोइल रहा है, या आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड कहीं डाउन है, सर प्लीज काइंडली ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत ज़हीन हैं, और दे कैन कोप अप विद एनी इवेंचुअलिटी, दे कैन कोप अप विद एनी स्ट्रेस, एनीथिंग, दे विल बी एबल टू कम अप टर्म्स। तो पहले मैं जी जे जी के लिए कि ये मैसेज मेरे ये है कि आप ये समझ लीजिए कि यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू फील लाइक। जहां पे भी आप अपना दिमाग लगाएं, आप वहां पे आगे आ सकते हैं और आप जीत के आएंगे वापस। दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज टू एवरीवन। सर बेसिकली फिजियोथेरेपी इज व्हाट वी कॉल फिजिकल मेडिसिन। हमने देखा कि ये है तो बहुत पुराना है, बट इसका एक वो रूप रुझान जो है वो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, दूसरी आलमी जंग, उसके बाद देखा गया। हम यूजुअली देखते थे कि सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी से काम किया जाता था, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आपको पता है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज के साथ बहुत सारा ट्रॉमा, डिसेबिलिटी वो सारी आई, और ये देखा जी गया कि उस डिसेबिलिटी का दवाई में कोई इलाज नहीं था। फिर ये देखा गया कि हमें कुछ ऐसी चीज इजाद करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके हम फिजिकल मीन से हम दवाई के बगैर उनका इलाज कर सकें। तो इट स्टार्टेड इन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जो है हमारी आलमी जंग उसके बाद शुरू हुआ। तो इसमें काफी सारे लोग हैं हमारे, मैकेंजी, मेटलैंड, बाकी सारे बहुत सारे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम किया।
तो अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए, इट इज ए न्यू प्रोफेशन, एक नया प्रोफेशन है। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इट इज बिकम अ साइंस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इस टाइम पे ये है। फिजियोथेरेपी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इसको दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में है हम जो हमारे डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, हमारी मशीन्स होती हैं, जो हम बोलते हैं जी ट्रैक्शन है हमारे पास, शॉर्टवेव डायथर्मी है, टेंस है, आईएफटी, अब हमारे पास लेटेस्ट लेजर हैं, जी जी हमारे पास बहुत सारे ऐसे नए नए गैजेट्स आ रहे हैं जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ आ रहे हैं, एंड दीज आर फिजिकल एंड वेरियस अदर एजेंट्स जो हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। और सेकेंड जी वी कॉल इट इलेक्ट्रोथेरेपी, एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज में क्या आपका आता है कि जो भी आपके बॉडी के इम्बैलेंसेस हैं, वीकनेस है हमारी, सर आप देख लीजिए कि अगर मैं ये बाजू को बेंड कर रहा हूँ तो जी जी ये मैं एक ग्रुप ऑफ मसल यूज कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको खोल रहा हूँ तो दूसरा ग्रुप ऑफ मसल है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो हमारा जो बॉडी का हमारा जब इम्बैलेंस हो जाता है तो यू गेट बैक एक, यू गेट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, शोल्डर प्रॉब्लम जो होती है। तो ये इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए यू नीड प्रॉपर एक्सरसाइजेस। तो हमारा जो फिजियोथेरेपी का सेकंड पार्ट है दैट इज एक्सरसाइज थेरेपी। सो फिजियोथेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड एक्सरसाइज। और लेटेस्ट हमारा इसमें ये आया है, वी कॉल इट मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी सर आप जानते होंगे, जैसे हम बाहर बोलते हैं क्रायोप्रैक्टिक्स जो हमारे जी जी होते हैं, और कश्मीरी में हम पुराने जमाने में बोलते थे बोन सेटर्स। तो दे यूज टू डू इट इन अ वेरी अनरिफाइंड मैनर, आपने कर दिया कुछ पर्टिकुलर मसला टी स्कोर के कोडकन, तो वो इट वाज वेरी अनरिफाइंड, वो इट वाज 50-50 लक बाय चांस, किसी का हो गया किसी का नहीं हो गया। बट मैनुअल थेरेपी इज एन अपकमिंग फील्ड इन फिजियोथेरेपी, जहां पे हम सिर्फ अपने हाथों के हुनर से जो वेरियस आपके ऑर्थोपेडिक या बाकी चीजें होती हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें, फिजियोथेरेपी इज एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, जहां हम गैजेट्स यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पस ऑफ पेन। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, जब आप देखेंगे कि जो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इसको एक जैसे इस चीज से लेने से बहुत कतराते कि नहीं पता नहीं वहां क्या होगा। लेकिन एक्चुअली जो फिजियोथेरेपी है ये हमारी बॉडी का एक मेडिसिन है जो हम एक्सरसाइज से करते हैं। यानी हम अपने बॉडी को जो भी कोई डिफॉर्मिटी होती है या कोई इंजरी होती है तो उससे उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फिजियोथेरेपी का यूज करते हैं। एक्चुअली दिस इज एन एक्सरसाइज जिससे हम जो इंजरीज है वो ठीक करते हैं। तो सर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, चाहे पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेशन से पहले बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। तो सर उनको आप मुझे बताइए कि मेनली आपके पास किन टाइप के ज्यादा पेशेंट्स आते हैं जो जिनको इन फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है या कौन सा ऐसा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है या कौन सी ऐसी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड डिजीज है या डिफॉर्मिटी है जो पेशेंट्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बोलते हैं तो यूजुअली हमारे पास ऑर्थोपेडिक दिमाग में आता है। जी जी ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों के रिलेटेड। तो आपका जो जी है कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, जो बाकी सारे हमारे दर्द आते हैं, तो बेसिकली स्टार्ट में हमारे वही आ जाता है। और अभी जो मेरे 19-20 साल की जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो मैंने देखा भी है कि ज्यादातर आपके जो पेशेंट्स हैं वो आपके ऑर्थोपेडिक ही आते हैं, जिसमें आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि जो गर्दन का दर्द, या डिस्क जो है आपका गर्दन का और कमर का, या लो बैक एक, जिसकी कॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बैठना उठना एक जमीन पे हम बैठते हैं, हम ज्यादा चेयर पे नहीं बैठते, हम गलत तरीके से बैठते हैं, हम गलत तरीके से काम करते हैं। सर हमारी माएँ बहनें जो, जी मैं वही जानना चाहता हूँ कि यानी आप अगर देखेंगे ये कशर पे वनान या चित पेंट मतलब मामूली कह चीज चित बिल्कुल ग कम या ये बिल्कुल क्योंकि जो हमारे खाने पीने का तरीका है या जो हमारे एक्चुअल जो बैलेंस्ड डाइट है वो कश्मीर में मैंने खुद पर्सनली देखा कि हम एक फूड पैरामिड होता है जिस फूड पैरामिड से हमें खाना चाहिए, लेकिन हमारा पैरामिड अगर ऐसे होता है जो कश्मीर का है वो उल्टा ही हो जाता है। तो इट्स लाइक मैं ऐसे अपने व्यूवर्स को समझाना चाहूंगा कि अगर हम WHO की देखें वो हमें बताते हैं कि जो फूड पैरामिड है वो ऐसे है कि ब्रेकफास्ट हमें बिल्कुल हेवी लेना चाहिए, उसके बाद लंच में उससे थोड़ा कम, और जो हम डिनर करते हैं उससे कम। लेकिन कश्मीर में क्या होता है ब्रेकफास्ट सुबह कर बड़े म्याद जालान चाय से सारे नुन चाय से, उसके बाद जब हम लंच में लेते हैं उससे ज्यादा डाइट लेते हैं, और इवनिंग में हम इतना डिनर लेते हैं एस बात खाती नींद पे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो मैं यही जानना चाहूंगा सर कि जो हमारी पोस्चर्स है या जो मेन प्रॉब्लम इनके, हमें इन चीजों से कैसे बचना चाहिए और कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए।
सर मैं इसमें पहले रिवर्ट बैक करूंगा जो आपने पहला वाला क्वेश्चन बोला था कि हमारे पास क्या क्या किस्म के आते हैं। हमारे पास यूजुअली तो आते हैं ऑर्थोपेडिक के, जिसमें जी जी। आपने जिस सही बोला कि बैक एक। और मैं आपको ये भी आपके थ्रू वो लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो हम ये बैक एक, जो हमारा कमर दर्द है, सिंपल कमर दर्द जो होता है, हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं। हम चले जाते हैं मेडिकल शॉप पे, एक दवाई की टैबलेट लेगी, यूजुअली शायद क्वेश्चन आदतन ए मेरे कमर दर्द मैं कहता है इंजेक्शन आंख। हाँ हाँ, एक ये बहुत नॉर्मल बहुत है, ये बहुत कॉमन हो कॉमन है सर, चुकी बहुत कॉमन है। पहले मुझे याद है जब 10-15-20 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग बुजुर्ग होते तो चले जाते थे, मैं करते प्रोटोबॉल या प्रोटोटेक इंजेक्शन है, मुझे कमजोरी का मसज भी कमर ये दाग का मसज। सो दो थिंग्स हैपेंड। अब लेकिन हमने ये देखा सर कि यहाँ पे जो कश्मीर है, लो बैक एक से ज्यादा हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स आ रहे हैं, है। जी जी। शियाटिका जो हमारे पास है। वी कैन नॉट कॉल ऑल लो बैक सिक्स शियाटिका, लेकिन जो डिस्क प्रोलैप्स है हमारे पास बहुत ज्यादा आ गए। और उसका रीजन हमारा है काम करने का तरीका। जो हम काम करते हैं, बेंड करके हम काम करते हैं, झुक के जो हम काम करते हैं। या समझ लीजिए हमारा एक कोई दोस्त है, वो बचपन में बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर था, अब अचानक संडे उसे फीवर चढ़ गया, मैं खेलने चला जाऊंगा, ना उसने स्ट्रेचिंग की है, ना उसने वार्म अप किया है, चला गया बॉलिंग करने लग गया, और जो उसकी बॉडी की कैपेसिटी वो है नहीं, अचानक उसका वो डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। सिमिलरली जो हमारे लेडीज हैं, वो हमेशा जो काम करते हैं झुक के काम करते हैं, वो झुक के काम करने की वजह से जो उनका पोस्चर है वो गलत हो जाता है, और उसकी वजह से उनकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम नियम देखें कि जो हमारा बैठने का मतलब उठने बैठने का तरीका, जो हम बैठते हैं, उसकी वजह से सारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं। हम घरों में बैठते हैं, टांगे बंद करके बैठते हैं, और उसकी वजह से हमारे, आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कश्मीर में कोई घर है जहां हमारी माँ बहनों के घुटने का प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत कॉमन आम हो है, चुका बहुत आम है। है। जी। बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर हम अपना पोस्चर करेक्ट कर लें, जो हम जिस तरह हम बैठते हैं, जिस तरह हम उठते हैं, जिस तरह हम काम करते हैं, अगर हम वो करेक्ट कर लें, तो आपको मैं ये बता दूं कि 80 to 90% आपका इलाज उसी से हो जाएगा। और जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते भी हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपका हमने इलाज कर दिया है, लेकिन अगर आप पोस्चर का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी परसिस्ट करेगी। आप हो सकता है कि 1 महीने के अंदर फिर हमारे पास आ जाए और बोले मेरे स्कोर इलाज में गए फर्क, मगर मैं वापस दूंगा। बट द अंडरलाइन कंडीशन जहां पे आपने गलत काम किया है, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, तब आपका वो जो प्रॉब्लम है वो मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा मैं, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मोबाइल्स इस टाइम पे दे हैव बिकम ए न्यूसेंस। ये बहुत जी जी। इंपॉर्टेंट है। एज पर वर्ल्ड गाइडलाइंस, जो हमारे कुछ रिसर्च है, इट इज अ नंबर 1 गैजेट, उसमें सब कुछ है, नंबर 1 गैजेट उसी को माना जाता है। आप यूज कीजिए सर, कोई टेंशन नहीं है। बट द ओनली थिंग इज कि जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप गर्दन जो है उसको आप थोड़ा सा ऊंचा रख लीजिए। जो हमारे स्टूडेंट है, जो हम गर्दन नीचे वो करके कर रहे हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप गर्दन स्ट्रेट कर लीजिए, जब आप बैठ रहे हैं कमर को थोड़ा स्ट्रेट रख लीजिए। झुकने में जो है आप उसमें अवॉइड कर लीजिए। जब आप झुक रहे हैं और आप कुछ लोड उठा रहे हैं, तो आप घुटनों के बल झुकिए और घुटनों के बल ही उठिए, बेंड ना करें ज्यादा। और जी आपने जी। ये बिल्कुल सही बोला, एज पर जो हमारे सुनने वाले हैं बोलने हैं, जैसे ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर लाइक अ बेगर। हम बिल्कुल कश्मीर में उल्टा कर रहे हैं। हम इतना शाम को इतना खाते हैं, बस उसके बाद जी हम जी। लेट जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, और उसमें हमारी एनर्जी जो है यूज होती नहीं है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है। सुबह उठ के देखते हैं हमारा फैट हो जाता है। और जो फैट है, जो हम यूजली ज्यादा लेडीज में देखते हैं, ओबेसिटी ज्यादा है। और उस ओबेसिटी की वजह से जो आपका इम्बैलेंस हो जाता है मसल्स का, बैक मसल्स का, दैट इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ लो बैक एक। कश्मीर में आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट जो सारी हमारी लेडीज हैं उनका लो बैक एक है। रीजन यही है, ओबेसिटी। और हमारी माँ बहनों का एक सर बहुत बहुत बढ़िया एक चीज है, उनको हम बोलते हैं कभी तयशो कमरस दो तभी एक्सरसाइज कर। तस वन क्या एक्सरसाइज करूं मैं, क्या अम खतर यूता टाइम बस दोहस वर्जिश कर कम कर। वो क्या जी जी। काम कर रहे होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं वो ऐसे पोस्चर्स में कर रहे होते हैं जिसमें उनकी कमर में और गर्दन में जोर आता है। वो उसको करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि थोड़ी सी सिंपल कुछ एक्सरसाइजेस, जिस तरीके से उनको हम बोलते हैं आप गर्दन में ये एक्सरसाइज कीजिए, कमर में ये एक्सरसाइज कीजिए, वो करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 मिनट लगते हैं उनको। बट वो करेंगे नहीं। बट बाकी सारा जो है वो गलत तरीके से काम वो करेंगे। और क्योंकि आपको, जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, आपको एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज का कुछ पैसा तो उसमें लगना नहीं है। आप घर में आपको बोलने करने के लिए 1-2 दिन आपने कर लिया, तीसरे दिन आप वो जो वो होता है ना हमारा, वो थक जाते हैं या फिर वो हाँ, मूड नहीं रहता, तो वह कुछ कर भलाई एम कुछ भी ऐसा दवा फो लिखे हम। बट दवाई का जी सर जी। रोल वहां पे है, अगेन यू नो इट्स अ पेन किलर और मल्टीविटामिन। वो आप कितना खाएंगे और डॉक्टर साहब भी हमारे कितने देंगे। इनिशियली हम देखते हैं सर सिर्फ मेडिसिन। अब आप देख लीजिए, हमारी जो एक फिजियोथेरेपी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसको हम अभी जो हमारा लेटेस्ट कुछ पार्लियामेंट में जो बिल पास हुई है, अलाइड हेल्थ केयर बिल जो हुई है पास,
उसमें जो कुछ अनरेगुलेटेड प्रोफेशंस थे जिसमें फिजियोथेरेपी वाज आल्सो, इट वाज नॉट हैविंग अ प्रॉपर काउंसिल, उसका भी अब आ गया है। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और आपके थ्रू मैं ये भी एक बोलना चाहूंगा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन के साथ हमको उतना वास्ता नहीं है, हमारा फिजिकल मेडिसिन, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रो के साथ हमारा वास्ता है। तो इसमें एक ऑर्थोपेडिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, हम सब एक हाथ मिला के काम करते हैं, कोई दूसरे के फील्ड में कभी इंटरफेयर नहीं करता है। और जब सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके अच्छी तरह से काम करें, इट गिव्स ग्रेट बेनिफिट टू द पेशेंट। इस तरह अगर काम किया जाए, एक फिजियोथेरेपिस्ट अपना काम करे, एक ऑर्थोपेडिशियन अपना काम करे, एक न्यूरोलॉजिस्ट अपना काम करे, हर कोई मिलके काम करे, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा वो बेनिफिट करेगा। तो बेसिक सर एम इज जो आपने अभी बोला, हमें अपना पोस्चर करेक्ट करना है। और अगर हमने अपना पोस्चर करेक्ट कर लिया, और जो आपने बोला खाने का हमारा जो तरीका है, अगर हम उसको करेक्ट कर लें, काफी ज्यादा हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। जी वापस जाना चाहूंगा आपके क्वेश्चन पे जो आपने पहले बोला था कि किस किस चीज में फिजियोथेरेपी लगती है। मैंने आपको बोला था कि ऑर्थोपेडिक में लगती है, बट द ब्यूटी ऑफ फिजियोथेरेपी इज कि ये सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में नहीं लगती है। और द रीजन आई चोज दिस प्रोफेशन वाज कि मैंने देखा एक चेस्ट पेशेंट जिसका ब्रोंकियल अस्थमा है, वहां पे भी फिजियोथेरेपी लगती है। मैंने अपनी इंटर्नशिप स्किम्स में ट्रांसफर कराई थी क्योंकि मैंने पढ़ा बाहर था, बट आई वांटेड टू कम बैक टू कश्मीर, टू वांटेड टू सी माय पेशेंट्स की यहाँ पे इंटर्नशिप एक सीखने का टाइम होता है। तो मैंने देखा मेडिसिन वार्ड जो हमारा है, वहां पे हमने अपनी जो टेक्निक्स रिसर्च की, हमने देखा कि जो ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट है या ब्रोंकिक पेशेंट है, वो जब चल रहा है, थोड़ी देर चलने के बाद उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, बट इफ यू गिव प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर प्रोटोकॉल, वो जो उसका चलने का तरीका है या कितनी देर चलने के बाद उसकी सांस फूलती थी, वो ठीक हो रहा है, ही इज गेटिंग बेटर। जो उसकी सिक्रीशंस है वो बेटर हो रहे हैं। आपका न्यूरोलॉजी है, आप सर्जरी पेशेंट कर रहे हैं, आपका स्ट्रोक पेशेंट है, स्ट्रोक पेशेंट के बाद आपको पता ही है आपका बीपी कंट्रोल करना है, बाकी आपका सारा फिजियोथेरेपी है। आपकी ऑर्थोपेडिक कंडीशन है जहां पे आपको लगी है कुछ है, अगेन आपका उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में फिजियोथेरेपी है। आपकी गायनी जो है आपकी प्री एंड पोस्ट, हम वहां पे अगेन वी यू फिजियोथेरेपी। सो द स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी वास्ट। ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, जो भी आप ले लें, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जहां पे एक फिजिशियन, एक ऑर्थो, एक न्यूरो, दे वर्क इन कंजंक्शन विद द फिजियोथेरेपिस्ट, और इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर द पेशेंट कि उनको एक आइसिंग ऑन द केक मिलके दे गेट गुड रिहैब। तो सर सिंपली मैं ये बताऊंगा, इसका जो लमसम मैं ये निकाल निकाल पा रहा हूँ कि जो फिजियोथेरेपी है ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है हमारी बॉडी में जिसमें ये हेल्प हमें नहीं करता है ठीक होने में। इट्स करेक्ट लाइक सर, दैट। तो अगर करेक्ट हम सर। सिंपली देखेंगे, अगर हम आप में से बहुत सारे इवन जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जो दिमाग से मतलब तनहा रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं या किसी से बात नहीं करते हैं, एक जगह बैठते हैं, अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनको बोलेंगे यू जस्ट आप अकेले मत रहा करो, यू हैव अ वॉक। वो वॉक कर रहा है बट बेसिकली ही इज डूइंग एन एक्सरसाइज। करेक्ट सर। वो किसी से बात कर रहा है, वो किसी की कंपनी में जा रहा है, तो उसका जो दिमाग है, जो उसकी जो न्यूरोलॉजी नर्व्स है वो इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से जो उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है, जो उसका मस्कुलर सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है, और जो उसका बूनी स्केलेटल सिस्टम होता है वो भी स्ट्रांग होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ऑर्थो प्रॉब्लम जो होती है वो फिजिकल एक्सरसाइज से ठीक होती है, मस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी होती है। सर मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि जो यूरिन है, यूरिन रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यूरिन रिलेटेड, क्या फिजियोथेरेपी उनमें कुछ हेल्प कर सकती है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बोला, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, बी इट फॉर मेल्स और फॉर फीमेल्स, बेसिकली जो हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उनमें वीकनेस आ जाती है। तो जी जैसे जी। मैंने आपसे पहले बोला था, फिजियोथेरेपी में दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। तो इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू भी हम इन मसल्स को जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू भी हम जो है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, केजेस एक्सरसाइजेस, बाकी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करके वी कैन हेल्प टू रिड्यूस इनकॉन्टिनेंस, वी कैन हेल्प दीज पेशेंट्स अ लॉट। और वो बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, दे डू। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर, कोई सोच भी नहीं सकता है, बट आपने, आई डोंट नो आपने कैसे ले लिया, बट ये जी आप जी। बिल्कुल सही आपने बोला, इसमें भी सर ये बहुत हेल्प कर सकता है थ्रू केजेस एक्सरसाइज, थ्रू पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, डेफिनेटली इट कैन बी अ बेनिफिट।
तो अगर हम देखेंगे जो फिजियोथेरेपी है ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। सर जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि जो हमारी बॉडी में मेन पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, लाइक वी आर हैविंग काइफोसिस, वी आर हैविंग लॉर्डोसिस, वी आर हैविंग स्क्लेरोसिस, और वी आर हैविंग बोर्ड लेग्स, फ्लैट फुट, ये जो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। लेकिन जब आपने गायनी की बात की, तो अगर हम देखेंगे जो फीमेल्स होती है जो प्रेग्नेंट होती है, तो उनमें मोस्टली पाया गया है कि वो जो लॉर्डासस होता है, जो लंबर रीजन में होता है, उनमें ज्यादा लॉर्डासस होने के चांसेस होते हैं, जो हाइपोलोसिस। कि अगर हम ठीक कर सकते हैं खाली एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। तो सर ऐसा कोई वे आउट, या ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो किन एक्सरसाइज, कोई ऐसी पर्टिकुलर या कोई ऐसी चीज जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए जिससे कि ये जो लॉर्डासस है ये कम हो जाए? सर बेसिकली अगर हम ये देखेंगे, आप जिस बारे में बात करें, इट इज हाइपरलोडोसिस जो आप कह रहे हैं, क्योंकि पेट बाहर की तरफ जाता है, एब्डोमेन जी आगे जी। चला जाता है, तो देयर इज इंक्रीज इन द लंबर लोडोसिस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जो हमारा प्रीनेटल आता है, जो हम बोलते हैं बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी, प्रीनेटल में हम अगेन इनको पर्टिकुलर जो हमारी कुछ एक्सरसाइज होती है हमको दे देते हैं, प्लस हम एक पोस्चरल कंट्रोल जो होता है वो उनको हम सिखा देते हैं। और पोस्ट डिलीवरी अगेन we go for these particular exercises, plus there are various other exercises, we call them cat and camel exercises। बहुत सारी अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। सर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह अगर एक पेशेंट चला जाता है हमारे एक ऑर्थोपेडिशियन के पास, जो हमारे होते हैं माइनास, हमारे ऑर्थोपेडिशियंस हैं, हर एक डॉक्टर के पास एसिक्लोफेनाक भी दिमाग में है, उनके पास डिक्लोफेनाक भी दिमाग में है, उनके पास क्लोरोहेक्सोन भी दिमाग में है, मल्टीपल उनके पास दवाइयां उनके पास अवेलेबल होती हैं। बट जब वो पेशेंट का मुलायजा करते हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज लगती है। इसी तरह से सर जब भी हम ये पेशेंट्स को हम एक्सरसाइज थेरेपी देते हैं, इट इज लाइक अ जैकेट, इट इज लाइक अ कोट, जो हर किसी पेशेंट का अलग अलग टेलर मेड रहता है। एक जी पेशेंट जी। को अगर हम कोई एक्सरसाइज देंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को लगे, हो सकता है उसको हार्मफुल हो। दैट इज द दैट इज रीजन ओके। कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, तो आप पहले आपका पूरा डायमेंशनल एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन होना चाहिए, जिसके बाद आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो आपको सूट करे। अब समझ लीजिए आपने बोला कि हाइपरलोडोसिस है, बट हाइपरलोडोसिस के साथ हमें ये भी देखना है कि उनका इलियोसास कितना टाइट है, उनके हैमस्ट्रिंग्स कितने टाइट हैं, उनका बाकी जो है ऑस्टियोपोरोसिस है, या उनका अगर कोई डिस्क प्रोलैप्स है, उसकी जो हम एक्सरसाइज देंगे कहीं उस एक्सरसाइज से उनका वो एग्रीवेट ना हो जाए। क्योंकि यूजुअली आपने देखा है डिलीवरी के बाद कभी हम इंजेक्शन देते हैं फीमेल्स को जिसमें वो डिलीवरी होती है, तो उसके बाद उनका बैक एक होता है। सो इलाज तो सर है हमारे पास, बट वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन के बाद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइज उनको दिया जाएगा, ताकि उनको बेनिफिट हो। कभी कभी सर मेरे पास ऐसी भी कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। यूजुअली आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे योगा हमारा बहुत चलता है, जी और जी। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में हमारे काफी सारे चैनल्स होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं, ये कर लीजिए। अब आपने देखा हमारे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर होते हैं, नीचे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। आई हैव सीन इन ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ, जो हमारे मिनिस्ट्री लेवल के मेरे पास, आई कैन नॉट नेम, तो ऐसे ऐसे कुछ थे जिन्होंने कुछ एक्सरसाइज खुद कर ली थी, ये देख के उनको ये था हम्म। दिमाग में कि इससे फर्क हो जाएगी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, उनके लिए वो एक्सरसाइज सूट नहीं कर रही थी, उनके लिए डिफरेंट वाली कर रही थी। सो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइजेस, बट ये एक प्रॉपर एवेल्युएशन एग्जामिनेशन के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस बंदे को हम कौन सी एक्सरसाइज दें। लेकिन जो आपने बोला हाइपरलोडोसिस, उसके लिए पर्टिकुलरली हम बोलते हैं पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी, जिसके लिए दे कैन गो टू अ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट और मेल फिजियोथेरेपिस्ट। वो उनको पूरा उसके लिए गाइड कर देंगे, और उनकी जो प्रॉब्लम है उसका वो समाधान वहां पे निकल जाएगा। दैट इज वेरी ट्रू। जैसे आपने बताया कि मैं ऐसे बता दूं कि जो भी हमारे पास व्यूवर्स है, चाहे वो पेरेंट्स है, मेल है, फीमेल है, जितने भी हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं, मैं ये बता दूं कि इवन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी है जो फीमेल्स के लिए टोटल मना की गई है। जब अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में भी हम बहुत सारे, जैसे पहले वार्म अप के लिए हम चले जाते हैं, फिर उसके लिए स्पेसिफिक वार्म अप के लिए चले जाते हैं। एक तो जनरल वार्म अप है, दूसरा स्पेसिफिक है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो फीमेल्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस है। तो इंशाल्लाह जब कभी हम एक्सरसाइज के बारे में जो नेक्स्ट हमारा होगा, तो फिर अकॉर्डिंगली हम उस टाइम आपको पर्टिकुलरली बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो फीमेल्स के लिए मना की गई है। तो सेम इसी टाइप के हर किसी बीमारी का इलाज एक ही दवाई नहीं होती है। तो जिस तरह Correct. डिफरेंट बीमारी होती है, डिफरेंट कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, तो हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम देखेंगे बहुत सारी हमारे जो
जैसे पहले ही आपने बोला कि हमारे हाथ में जो सबसे एडवांस्ड गैजेट है वो है हमारा मोबाइल फोन, जिसमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम कहाँ लैग करते हैं? हमने ये मोबाइल फोन उठाया, हमने गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड की, वहां से एक्सरसाइज देखी, या यूट्यूब पे गए, वो हमने देखा और वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे करेक्ट। पहले ये हमें देखना है कि इफ वी आर टेकिंग एनी एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज मेरे लिए सूटेबल है? पहले हम अपना एग्जाम अपने सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा मेन है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के हम खुद डॉक्टर हैं। अगर हमें डॉक्टर उतना एग्जामाइन कर सकता है, वो हमारी डिजीज को ये कर सकता है, लेकिन सबसे पहले इंसान को ये लगता है कि मैं बीमार हूँ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंसान को ही चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, कश्मीर में मैंने एक अलग एक चीज देखी है, अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, वो बोलता है चलो मैं केशन परवाह सालुशी चाहिए। पर जो हमें लीनेंसी लेते हैं कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, हम इस चीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कल को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो मैंने इसमें देखा है। तो सबसे पहले सर, हमारे साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर भी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे पास जो मेन है, चाहे अगर हम देखेंगे जनरल किसी इंसान को भी लगती है घर में, या कोई मोच आ जाती है, तो हम उसको स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं कि इसको स्पोर्ट्स इंजरी हो चुकी है। ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स इंजरी है हमारे इसमें दो फेज है। सबसे पहले है कि इंजरी कैसे होती है, इट्स ऑब्वियस कि कैसे होगी, बट यह है कि सर हमें इंजरी से बचने के लिए कौन सी प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आ, आ, सर पहले पॉइंट पे चला जाऊंगा, जो आपने बिल्कुल सही बोला। हमारा जो सबसे बड़ा डॉक्टर जो आप इस टाइम पे वर्ल्ड में है, दैट इज डॉक्टर गूगल। आप जी चले जी। जाते हैं गूगल पे, हर किसी चीज को डाल के आपको लगता है बस उसका आंसर मिल जाएगा, बट बी वेरी फ्रैंक परेशानी हो जाती है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बोला मेरा एक और दोस्त था, उसको बैक एक था, उसने मुझे एक्सरसाइज ही मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मुझे फर्क से ज्यादा हो रहा है। तो मैंने देखा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्लेक्शन ही वाज डूइंग एक्सटेंशन, तो उल्टा हो रहा ओके। था। तो हाँ हाँ। दैट इज वन पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपने जो बोला सर, स्पोर्ट्स इंजरीज हमारी बड़ी काफी कॉमन हो गई है। इट इज गुड दैट आर यूथ आर इनटू स्पोर्ट्स, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, इट गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी, इट टेक्स यू अवे फ्रॉम वेरियस थिंग्स, बीट जो क्राइम रेट हमारा है, या इस टाइप में हमारा जो नारकोटिक्स एक बहुत बड़ी वबा बन गई है, जी बाकी जी, सारी उससे चीजें जो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, डिप्रेशन है, बाकी सारा। सो इट इज वेरी गुड दैट आर यूथ आर गोइंग इनटू स्पोर्ट्स। और एक आप देख लीजिए सर, आप डेवलप्ड स्टेट्स को देख लीजिए, आप रशिया देख लीजिए, आप अमेरिका देख लीजिए, अब चाइना देख लीजिए, जहां पे भी आप देखेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पोर्ट्स इज टेकन वेरी सीरियसली, एंड इट इज अ कैरियर, इट्स अ कैरियर अपॉर्चुनिटी। और वो कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट स्पोर्ट्स इज बेसिकली दैट ऑफ टैलेंट, और हमारे पास बहुत टैलेंट है। बट हमारे पास जहां हम लैक कर रहे हैं, स्किल भी हमारे पास बहुत है, बट जहां हम लैक कर रहे हैं इज हाउ यू यूज और हाउ यू होन दिस स्किल। आप देख लीजिए सर, हमारे पास कितने सारे स्पोर्ट्समैन है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वो उरूज पे जाने से पहले ही दे लूज देयर चार्म, दे लूज देयर कैरियर्स बिकॉज ऑफ इंजरीज। जी जी। प्रॉब्लम सर बेसिकली ये है, मैं इसमें ऐसे बोल दूं, जैसे आपने पहले ही बोला, वार्म अप है आपका, फिर आपका स्ट्रेचिंग है, बाकी सारी चीजें हैं, वो करना है नहीं, डायरेक्ट जाके आप फील्ड पे चले गए और आपने खेल लिया, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ बॉडी। सिर्फ फुटबॉल प्लेयर है, हमें देखना है कि ये फुटबॉल प्लेयर अगर है जो ये अपनी नी यूज कर रहा है, क्या इसकी नी स्टेबल है कि नहीं, इसकी मीडियल स्टेबिलिटी या इंटरमीडिएट जो इसकी स्टेबिलिटी है, क्या वो है, कहीं इसकी कोई मसल इतनी टाइट तो नहीं है, कोई इसकी मसल लूज तो नहीं है, जो हम बोलते हैं हाइपर मोबाइल, क्या जो इसके जॉइंट्स है वो स्टिफ है, क्या वो हाइपर मोबाइल है, अगर हाइपर मोबाइल है तो हमें उसकी जो है ये बैलेंस हमें कैसे करना है। तो बेसिकली ये हम मैं बताऊंगा कि स्पोर्ट्स प्लेयर जो है, अगर वो प्रॉपर अपना पहले जो वार्म अप एंड जो उनका फिर रहता है स्ट्रेचिंग, और उसके बाद इवन कूल डाउन एक्सरसाइज प्रॉपर कर लें, और जो उनके ट्रेनर्स हैं, जो लोग जा रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल में कोचिंग के लिए। जा रहे हैं, जी। जो उनके ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनर्स से गाइडेंस ले और पूरा उनसे सीखे। आपके थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूंगा सर, अभी एज आपने बोला कि आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, विच इज जो हमारी लार्जेस्ट बॉडी है फिजियोथेरेपिस्ट की, और हमारे साथ जो हमारे स्टेट के जो बाकी सारे हमारे माइनस फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो सब काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट पोस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था,
जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के ज्यादा मैं वो किताबें पढ़ता था जो मैं पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकूं टेक्निक्स में। मुझे पता था कि कश्मीर आने के बाद शायद मुझे जॉब ना मिले, और ये हुआ भी। 2002-2003 में जब मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, 2016 में हमारे पोस्ट निकले। उससे पहले सिर्फ आपके बर्जुला में पोस्ट होते थे या आपके स्कीम्स में कुछ पोस्ट होते थे। तो अगर आप देखें तो आपकी यूथ सर्विसेज में सर स्पोर्ट्स हैं कितने, स्पोर्ट्स फिजियोज हैं कितने? जब भी आप देखेंगे कोई भी आपकी क्रिकेट टीम बाहर जा रही है, रग्बी टीम, कोई भी टीम आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास होना ही होना चाहिए। जब आपका विराट कोहली, जब आपके एम एस धोनी, जब उनको चोट लगती है, कौन चला जाता है वहां पे दौड़ दौड़ के? वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। लेकिन क्या हमारे कश्मीर में इस टाइम पे जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल है, जो हमारी यूथ सर्विसेज है, क्या वहां पे हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं? क्या हमारे जो फुटबॉल टीम्स हैं, जो हमारे क्रिकेट क्लब्स इतने सारे हैं, अपार्ट फ्रॉम जेकेसी जहाँ पे एक या दो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर एजाज या कोई है, उसके बगैर क्या हमारे पास फिजियोज हैं जो प्रिवेंट कर सके आपके जो अपकमिंग टैलेंट है, उनको बचा सकते हैं कि उनको इंजरी से? मुझे नहीं दिख रहा। हम सर कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ दिनों में हम कोशिश करें। वो बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू या यूथ सर्विस के थ्रू कुछ पोस्ट निकले, बट सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा थ्रू फेसबुक इस टाइम पे, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स, कि हमें देखना है कि हम वहां पे जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे आइकॉन्स हैं, जो आपने बोला आबिद नबी, जो हमारे सारे इतने टैलेंट है, पता नहीं कितने सारे आबिद नबी हमारे अब जाया हो गए क्योंकि उनकी इंजरीज उससे पहले होगी, किससे पहले कि वो अपने अरूज पे चढ़े। तो हमें चाहिए कि जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल जो है हमारी, बाकी सारी है, वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट रखे, उनके लिए जॉब क्रिएशन करे, ताकि वो आपको हेल्प कर सके, गाइड कर सके जो आपके हैं टैलेंट्स, उनको अपना जो बेस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है उनके मसल्स का आउटपुट वो यूटिलाइज कर सके, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें और वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें। सो इट इज हाई टाइम दैट आर पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडीज they should start employing physiotherapists, so that not only the physiotherapists get employment opportunity, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें चले जाएं, स्पोर्ट्समैन है उन्हें भी फायदा मिले, और न कि उसमें उनको, हमारे स्टेट को और हमारी कंट्री को, सबको मौका मिले आगे जाने के लिए और एक मकाम हासिल करने के लिए। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली। जैसे मैंने भी देखा कि जब भी हम कहीं बाहर खेलने जाते थे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे या नेशनल लेवल पे चले जाते थे, तो वहां मैंने देखा एक तो फिजियोथेरेपिस्ट इज देयर, वो तो होता ही होता था। साथ में उनको एक साइकोलॉजिकल कोच भी, जो उनको साइकोलॉजिकली तैयार करता था कि आप पे प्रेशर कैसे, आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज को उठाए। क्योंकि अगर एक प्लेयर में इंजरी होती है, जो उसकी पीक परफॉर्मेंस होती है, अगर वो पीक लेवल पे होगा, वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, और जिसकी वजह से एक तो इस प्लेयर का नुकसान है ही है, और साथ में हमारे स्टेट का भी नुकसान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे टीम्स है, चाहे वो नेशनल लेवल पे, जब भी वो, आपने देखा होगा इंडिया की टीम जब क्रिकेट के लिए चली जाती है, पाकिस्तान के लिए चले, पहले वहां उनका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता था, किया जाता है, अभी भी प्रेजेंटली किया जाता है, या फुटबॉल टीम कोई सर भी वो भी होती है, फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वहां पे, वो उनकी पूरी हार्ट रेट, उनकी जो मसल रेस्पॉन्स है, वो सब देखा जाता है। जब देखा जाएगा कि नहीं ये फिट है, उसके बाद ही उनको क्वालिफाई किया जाता है कि भाई ये आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी वहां पे वो एक चीज देखते हैं कि इवन इस जो हमारा स्पोर्ट्स प्लेयर है, इसमें कोई एक जरा सी भी खामी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसका नाम खराब हो जाए। तो दैट मीन्स एवरी पॉसिबल वे। और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर हम देखेंगे जो हमारे बच्चे हैं, वो यूथ सर्विस के साथ जुड़ चुके हैं, जो स्कूल्स है या दे केम अंडर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट, जो हमारे यहाँ का है, तो उसके जो जो कमिश्नर सेक्रेटरी है या जो भी हमारे गवर्नर साहब है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर जो हमारे यूथ है, या जो हमारे जब भी वो खेलने जाते हैं या टूर्नामेंट करते हैं, तो वहां पे बहुत सारी इंजरीज होती है, जिन इंजरीज को हम लाइटली लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एक अपना एक इंसिडेंट बताऊंगा। सर, जब मैं बाहर खेलने गया था, इट वाज टालकटोरा स्टेडियम, बैंगलोर, और एक था दिल्ली में भी एक चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की। सिंपली वहां पे क्या हुआ था कि एक प्लेयर को इंजरी हुई थी। तो वहां पे सर आप जानते होंगे टेपिंग करते हैं, जो वो यहाँ करेक्ट सर, मसल्स को बांधते हैं, टेपिंग करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल टेपिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कश्मीर में देखेंगे, अगर किसी बच्चे को लगती है, उसको जो कोच साथ होता है, मे बी ही इज नॉट मच अवेयर अबाउट द स्पोर्ट्स इंजरी, या मसल के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो वो उसको किसी ऐसे पोस्चर में उस आर्म को रखता है, उस लेग को रखता है, जिससे और इंजरी होने के ज्यादा चांसेस है। तो सर यू विल नॉट बिलीव, जो उसको टेपिंग करनी थी, उसको यहाँ पे लगी थी।
अगर यहाँ कोई उसको टेपिंग करता है या कोई भी जो अननोन अनप्रोफेशनल होगा, हार्डली वो उसको कुछ बांधेगा ऊपर से, दैट्स इट। लेकिन उस डॉक्टर को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे थे उसको उस टेपिंग करने में। खाली उसने 3 स्ट्रिप लगाए थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। क्योंकि उसने देखा कि मसल जो है, मसल जो हमारी मसल है, इसके दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। एक होता है ओरिजिन, दूसरा होता है इंसर्शन। यानी मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये इंसर्ट कहाँ पे होती है। तो वो चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कि वो इवन हर किसी स्कूल में या हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करें, या हर हमारे जो कॉलेज है हर किसी कॉलेज में फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करें, या जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की टीम ऑल इंडिया लेवल पे खेलने जाती है, वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट को ये करें। और जितने भी हमारे यहाँ स्टेडियम्स है, चाहे वो हम इंडोर स्टेडियम की बात करें या पोलो व्यू की बात करें, जितने भी है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर, इट हेल्प्स टू करेक्ट अचीव द टारगेट्स। करेक्ट सर। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जो हमारी यूथ है, ये यूथ अगर फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी में जाना चाहते हैं, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? सर ये एक बहुत ब्यूटीफुल सवाल है। अब आधा जवाब तो हमें अभी ये बता दिया, क्योंकि कश्मीर में हमारा से कॉन्सेप्ट है सर कि गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो हाँ आपने कुछ फिर तो हासिल नहीं किया लाइफ। जी जी मैंने सर आपको बोला कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आई ज्वाइंट इन 2016, क्योंकि तब तक पोस्ट ही नहीं निकल रहे थे। बट आई हैड नॉट वन नॉट टू बट 4 क्लिनिक्स। इनिशियली सर, जब मैंने आपको ये भी पहले स्टार्ट में ये भी बताया कि हमारे पास जब पेशेंट पहले आते थे, वो फिजियोथेरेपी करने के बाद ये बोलते थे, डॉक्टर साहब दवा कैश क्यों। और आज कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास जो हमारे ऑर्थो सर्जन या बाकी वो भी बोलते हैं कि मेडिसिन से ज्यादा फिजियोथेरेपी करेंगे, बिकॉज इट इज ड्रगलेस एंड इट इज विदाउट साइड इफेक्ट्स। सारे पॉइंट को मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर हम देखें, माय वाइफ शी इज अ डेंटल सर्जन। 2010 में उन्हें पोस्ट निकले हैं, अभी 2021 से अभी तक कोई वो निकला नहीं है पोस्ट। जी बट जी डेंटिस्ट हर साल बाहर से भी करके आ रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से भी निकल के आ रहे हैं। जितना चला उतना उतना जो हमारा वो लाइट है वो बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम, कुछ दिन सर पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मेरी एक कोलीग, शी वाज वर्किंग इन बैंगलोर। शी सेड कि मैं वापस आना चाहती हूँ जॉब के लिए। तो शी वाज आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर सैलरी, मुझे यहाँ पे इतना मिलेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप वहां पे हैं, कितना आप एक फिजियोथेरेपिस्ट कमा लेता। तो शी सेड वी आर चार्जिंग 1000 पर सेशन। कश्मीर में सेम सेशन 200 में हो जा रहा है। तो जी जो जी हमारे यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमी है, जो हमारा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अभी हमारा बाहर के स्टैंड से बहुत कम है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये देखें कि मैं ये सर मानता हूं कि हर कोई प्रोफेशन, जो भी कोई प्रोफेशन हो, आप वो एक मेडिकल डॉक्टर ले ले, आप डेंटल सर्जन ले ले, आप इंजीनियर ले ले, कोई भी ले ले, क्या सिर्फ एमबीबीएस क्रैक करने में, या क्या सिर्फ आप इंजीनियर करके क्रैक करने में, डू यू बिकम एन इंजीनियर ए सक्सेसफुल वन? नो। आप जो भी प्रोफेशन लेंगे, एमबीए ले लीजिए सर, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड, आप जो भी कोई प्रोफेशन ले लेते हैं, अगर आप अपनी लेवल को इतना बना लेते हैं और अपने स्किल को इतना कर लेते हैं कि आप अपने आपको अबव द क्राउड कर लें, तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी। फिर जी वो जी आप भले ही प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। आप नर्सिंग ले लीजिए, आप कोई भी टेक्निकल कोर्स ले लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर किसी को जॉब मिलता है। अब जो अपने फील्ड में अच्छा होगा वो एक्सेल करेगा, और जो एक्सेल नहीं कर पाएगा वो पीछे रहेगा, लैगार्ड रहेगा। हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। इसी तरह से फिजियोथेरेपी में भी है सर। गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर में जो पहले कम थी काफी, सिर्फ आपके सोरा में स्टार्ट में और बोन एंड जॉइंट में होते थे पोस्ट, फिर एसएमएचएस में निकले, अभी जो है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पोस्ट निकले हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पीएचसी पे भी निकल जाएं। अगर वो निकलते हैं तो और भी ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट इसमें आ जाएंगे। बट प्राइवेट सेक्टर में भी काफी ज्यादा स्कोप है। अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो निकले वो अपना काम अच्छी तरह से कर ले, तो काम की कमी आपके पास नहीं रहेगी। सो एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, आई से कि एवरी प्रोफेशन इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर गुड। जब तक आप परफेक्ट हैं, अगर बिल्कुल आप सही अपने फील्ड में माहिर हैं, आपके पास हर कोई बंदा आएगा। और अगर आप सिर्फ ये बोलें कि मैं एक
इंजीनियर क्रैक कर लिया और मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, अब मैं सारी बिल्डिंगें बनाऊंगा, मेरे को जॉब मिलना चाहिए, बट इफ यू आर नॉट गुड इन इट, आपको ना जॉब मिलेगा, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में, और ना आप अभी अपने आप लाइफ का कुछ कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं, हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाए, बट यू हैव टू एक्सेल। आपको अपनी जो है वो मेहनत इस्तेमाल करनी है, आपको एक अपना एक मुकाम बनाना है, अपना स्किल लेवल हाई करना है। अगर आप कर लें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड है। मॉनिटरी हिसाब से अगर देखें, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन्स है, वहां पे सैलरीज आर हायर इन प्राइवेट सेक्टर एज कंपेयर टू J&K, बट एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारे होते हैं वहां पे चीजें भी महंगी होती हैं। अगर आप वहां पे 50,000 कमा रहे हैं तो आपका फ्लैट भी 20-30 हजार में आपका वो रेंट देना पड़ता है, यहाँ पे भी आप 6,000 में कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इट बैलेंसेस एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, एज अ कैरियर, it is not bad provided you are ready to struggle for it, to strive for excellence. But that is true for each and every profession. It is not something which is only there for physiotherapy. So that means whatever profession you opt, you need to work hard. You need to become the top among the folk. That's what is the nutshell of this thing. Sir, Correct. lastly, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे यूथ है या जो भी हमारे लिए अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज। सर, मैं मैसेज जो हम क्लोज कर रहे हैं, मैं पहले आपको वो जो मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं से शुरू करूंगा। जी जी मैं अपने आप जो हमारी स्टेट की यूथ है, मैं आपको पहले ये बोलना चाहूंगा कि आप किसी से कम नहीं है। दिमाग में रख लीजिए, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, पैन इंडिया लेवल पे बोल रहा हूँ, बिकॉज आई रिप्रेजेंट द फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ऑफ J&K। आई एम नॉट ओनली नाउ इन J&K, बेसिकली आई रिप्रेजेंट नॉर्थ जोन। हमारा एक इलेक्शन होता है, जो हमारी बॉडी है 50,000 मेंबर्स हैं। तो जी जी इनिशियली आई वाज इन द स्टेट, देन आई फॉट फॉर द सेंट्रल लेवल। तो हमारे जो 50,000 लोग हैं उन्होंने उसके लिए वोटिंग की। फ्रॉम J&K आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इलेक्टेड, जो पैन इंडिया लेवल है। तो आई हैव गॉट हम मिलते रहते हैं हर किसी लेवल में, हर किसी लोगों से जो हमारे पूरे कंट्री से हैं। तो एक जो J&K का एक यूथ है वो किसी से कम नहीं है, पॉइंट वन। सेकंड, आप जो भी कैरियर ले, इस कैरियर में आप अपना दिल जान लगा लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि जो भी आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, वो मन लगा के दिल लगा के कर लें। कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से दूर रहने की, कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, कोशिश कीजिए अपनी हेल्थ मेंटेन करने की, कोशिश कीजिए खुश रहने की, कोशिश कीजिए हंसने की, कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से दूर रहने की, कोशिश कीजिए कि आपके जो आजू बाजू सब लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब खुश रहें। आप जो भी आप करें, आप तहे दिल से अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, अच्छी तरह करें। ओनली थिंग विच इज इन योर हैंड इज योर एफर्ट, जी जी रेस्ट इज डेस्टिनी, ऊपर वाले ने जो लिखा होगा हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह आप कभी इसमें नाकामयाब या कभी आपको इसमें दुख नहीं होगा। जिंदगी के काफी मराइल होते हैं, कभी कभी आपको सेटबैक्स मिलते हैं, लेकिन ये भी मैं देखिएगा कि अगर कोई सेटबैक है, अल्लाह ताला ने हो सकता है आपको उससे अच्छा कुछ आपके लिए रखा हो जो आपको अभी नहीं दिख रहा हो। सो बी पॉजिटिव इन लाइफ, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, खुश रहिए। अपने जो एफर्ट है, जो अपनी एनर्जी है, जो अपने आपके रिसोर्सेस है, उन्हें यूज कीजिए फॉर बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ एंड फॉर सोसाइटी, रादर देन फॉर क्रिएटिंग नेगेटिविटी। तो दिस इज अ रियली ग्रेट मैसेज कि इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें खुश रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अगर हम नेगेटिविटी की ओर चले जाएंगे तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज है जो भी हमारी किस्मत में लिखा होगा वो होगा, बट यही चीज है कि हमें हर हाल में खुश रहना है, अल्लाह का शुक्र करना है, ऊपर वाले का शुक्र करना है, और हमें हार्ड वर्क करना है ताकि हम खुद को, अपनी फैमिली, जो हमारी सोसाइटी है, इसको एक अच्छे पॉजिटिव बनाए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे दे। तो सर, आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया कि आपने अपना जो कीमती वक्त अपने साथ निकाल के हमारे साथ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम, और आपके इनिशिएटिव जो है तहे दिल से आपको मेरी तरफ से शुक्रिया और बेस्ट विशेस। और होपफुली आगे भी जाके आप जो मेहनत इतनी सारी कर रहे हैं वो आगे कंटिन्यू होती जाए, ताकि जो हमारे यूथ है, जो हमारे बुजुर्ग हैं या सारे, क्योंकि आप सिर्फ यूथ नहीं, आप जो पूरा सोसाइटी का एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है
उसको एक रेडिकल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मिसनोमाज हैं, जो हमारे कुछ कॉबवेब्स है हमारे दिमाग में, जो हमारे गलत ख्यालात हैं, उनको आप थ्रू एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर नॉलेज, जो सबसे बड़ा हथियार है एक इंसान का, उसको लेके आप यूज कर रहे हैं। एक चिराग लेके आप जाके अंधेरे को दूर कर रहे हैं, और इससे बड़ी चीज कोई नहीं है सर। थैंक यू सो Congratulations मच, and best wishes, sir. हाईली ऑब्लाइज। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो